official YouTube channel and you are watching the session of Master Current Affairs of 27 February 2017 मॉर्निंग। जी हाँ, मास्टर करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। करेंगे इस सेशन की शुरुआत, देखेंगे आज के सेशन में क्या है हेडलाइंस, क्या है इसके पॉइंट्स और क्या है प्रोस्पेक्ट्स जिनको हमको प्रिपेयर करना है व्हेन वी आर टारगेटिंग एसबीआई पीओ 2017 या तो फिर आप बाकी के जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं। और इसी सेशन में हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं जीए गुरु, जिनका करेंगे स्वागत इस सेशन में। और आप सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहेंगे कि जीए गुरु के साथ आज सारी डिटेलिंग शेयर करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प आउट मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, देखेंगे सेशन में है क्या खास। लेकिन यस, उससे पहले जानेंगे जीए गुरु से कि आज की मंडे मॉर्निंग क्या हो सकता है इस सेशन में सबसे ज्यादा स्पेशल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल की बात करें तो जितना देखिए वीकेंड के बाद वीकेंड खत्म हो चुका है और वीक स्टार्ट हो गया है, तो सारी जो न्यू हेडलाइंस हैं और जो भी ओरिएंटेड है आपकी एसबीआई पीओ, वो हमारा इस सेशन के द्वारा आपको मिल जाएंगी। और उससे रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। तो बिल्कुल इस सेशन को मिस मत करिएगा और सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। बस आपको करना क्या है, एक पेन एंड पेपर रेडी रखना है और टीज एंड कॉपीज रेडी रखनी है और उसी के संग प्रॉपर नोट डाउन करना शुरू करना है। लेकिन उसको करने से पहले क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या है, आई विल और आई कैन। उसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे मैम। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और हमारे सब्सक्राइब व्यूवर बन जाना है। रेस्ट यू कैन गो विद महिंद्राज ऐप आल्सो टू गेट all the notification regarding vacancies, uploads and everything. So let's proceed with the session and let's look upon what is the first headline for today's session. India and Asian Development Bank ADB have signed USD 375 million pact for loans and grants to develop 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 37.5 करोड़ डॉलर के ऋण एवं अनुदान को लेकर समझौता किया। Now this is something very interesting। यहाँ पे एक अग्रीमेंट की बात आई है, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफाई कर देना कि वो इंडस्ट्री के लिए बनाया जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप करी जाएंगी और उसको इस तरीके से इलाबोरेट किया जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन को जब हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, एनवायरमेंट तो हो गई, साथ साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, लोन ग्रांट किया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आ जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी जा रही है। इसने क्या किया है, जरा गौर से सुनिएगा। इसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू इंडिया को उसने लोन और ग्रांट प्रोवाइड किया है। किसके लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। तो कितना किया है, 375 मिलियन यूएसडी डॉलर्स किए गए हैं 25 सालों के लिए, जिसमें कि 5 साल आपका ग्रेस पीरियड भी शामिल है। और क्या क्या हो सकता है, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो 800 किलोमीटर की बात करें तो 800 किलोमीटर का ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कौन सा वाला, आपका विशाखापट्टनम और चेन्नई। बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, विशाखापट्टनम और चेन्नई का जो 800 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 375 मिलियन यूएसडी का लोन ग्रांट किया है। और इसकी जो टेन्योर होगा वो होगा 25 ईयर, जिसमें कि 5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। अब चूंकि बात हो गई एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 19 दिसंबर 1966 और प्रेसिडेंट है ताकेहिको नकाओ। और चूंकि मेंबर्स की बात हो गई तो मेंबर्स कितने हैं, 67। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो गई तो सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। उसने कितने अमाउंट का लोन ग्रांट किया है, साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, कौन सा नाम है, सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। होपफुली आप सारी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर पाएंगे। बिल्कुल, each and every prospect, each and every point is very important if we talk about in respect of the news headlines। तो आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक बात पे फोकस अपॉन करते चलना है। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। A rupees 17,000 crore deal has been cleared by the Indian government for jointly developing with Israel a medium-range surface-to-air missile MR-SAM for the army। भारत सरकार ने सेना के लिए इजराइल के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल MR-SAM का संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए के सौदे को हरी झंडी दे दी है। नाउ दिस इज समथिंग, कहीं पे अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी मेजर्स की भी बात आ जाती है, डिफेंस की भी बात आ जाती है। और हम इससे क्या जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और इजराइल की। कहीं ना कहीं इजराइल से अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया सबसे ज्यादा वेपन्स इजराइल से लेता है। तो कहीं ना कहीं जब इजराइल की बात आ रही है तो हमने देखिए क्या किया है, एक ज्वाइंट, अब गौर से देखिए यहाँ पे एमओयू जो साइन हुआ है उसमें क्या कर रहा जा रहा है कि हम लोग ज्वाइंटली डेवलप करेंगे
एमआर सैम को। अब ये एमआर सैम क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब मध्यम दूरी की जो है मिसाइल है, जिससे कि सरफेस मतलब सतह से इसको एयर में मतलब हवा में मार कर सकती है। अब क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आ जाता है क्या, देखिए कि सबसे पहले बात आ रही है डिप्लोमेटिक टाइज। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इंडिया और इजराइल को डिप्लोमेटिक टाइज के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं 2017 में। तो बिल्कुल इसी बात पे हम लोग ने एक और डील कर ली है, एमआर सैम डील। तो एमआर सैम डील क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। किसके बीच में हुई है? इंडिया और इजराइल के बीच में। अब ये अगर हुआ है तो कितने अमाउंट की हुई है? 17,000 करोड़ की हुई है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग? डेवलप करेंगे, ज्वाइंटली डेवलप करेंगे एमआर सैम। और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? चूंकि बात हो गई यहाँ पे इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है शेकल, प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो देखिए बात हो रही थी यहाँ पे पर्टिकुलर डील की, तो उसका नाम है एमआर सैम डील। अमाउंट भी आपके सामने किन कंट्रीज के बीच में हुई है, चूंकि इजराइल के साथ हुई है तो ऐसे में इजराइल से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके सामने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि रिसेंटली किस कंट्री के संग इंडिया ने डिप्लोमेटिक टाइज को 25 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इजराइल आना चाहिए। तो होपफुली सारे आंसर आपके सामने है, सारी ड्रिलिंग आपके सामने, नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। तो बढ़ेंगे इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। One of Britain's senior-most Indian origin MPs, Virendra Sharma, has been awarded the first Dr. Satya Paul Memorial Award for his outstanding contribution to India-UK ties. ब्रिटेन में भारतीय मूल के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक वीरेंद्र शर्मा को भारत ब्रिटेन संबंधों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर सत्या पॉल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बात अगर हम करें यहाँ पे तो बिल्कुल अचीवमेंट की बात है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस न्यूज हेडलाइन में बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन होना इसको इंपॉर्टेंट बना देता बिल्कुल है। सही बात कही आपने कि इंडियन ओरिजिन होना ही इस न्यूज को इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि ये अवार्ड जो है यूके में मिल रहा है, हम्म। सत्य पॉल मिल रहा है। और क्या डिटेलिंग होगी जरा जानेंगे इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहले बात आ रही है डॉक्टर सत्य पॉल मेमोरियल अवार्ड की बात हो रही है। किसको मिला है? इस बार वीरेंद्र शर्मा जी को मिला है। अब वीरेंद्र शर्मा जी को मिला है तो किस लिए मिला है? वेन्यू देखिए कहां पे मिला है, सबसे पहले बात आएगी तो लंदन में मिला है। बिल्कुल यूके में लंदन में मिला है। और क्या क्या है, किसके द्वारा दिया गया? बाई ग्रेट प्लेस टू स्टडी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अब इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे शेखर भट्टाचार्य जी। तो शेखर भट्टाचार्य जी इसके फाउंडर थे। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है राजा कहेंगे कि इसके साथ ही साथ ग्लोबल आइकन अवार्ड 2017 भी दिया गया है। इस अवार्ड सेरेमनी की बात करेंगे तो वीरेंद्र शर्मा जी को तो डॉक्टर सत्यपाल मेमोरियल अवार्ड मिला ही है। किसमें? हिंदी से रिलेटेड इनके लिए मिला है। और सॉरी, यूके और इंडिया के टाइज को मजबूत करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला गया है। किसको मिला है? वीरेंद्र शर्मा जी को इंडिया और यूके के टाइज को मजबूत करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ ग्लोबल आइकन अवार्ड 2017 का भी मिला है। और किसको मिला है? राजेश अग्रवाल जी को बिजनेस फील्ड से रिलेटेड मिला है। तो ये देखिए ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट। और क्या क्या हो सकता है देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि किस कंट्री के संग हो रहा है, तो यूके का नाम आ गया है। तो यूके से रिलेटेड भी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये सत्य पॉल की बात करें तो वीरेंद्र शर्मा जी को मिला है, और साथ साथ अगर ग्लोबल आइकन अवार्ड की बात करें तो किसको मिला है? राजेश अग्रवाल जी को मिला है। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। अगली हेडलाइन की अगर हम बात करें तो यस, हियर वी हैव द नेक्स्ट हेडलाइन। Prime Minister Narendra Modi unveiled 112 feet high statue of Adi Yogi or Lord Shiva in Coimbatore, Tamil Nadu at the program organized by Isha Foundation on Mahashivratri. Isha Foundation द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पर्व पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदि योगी भगवान शिव की 112 फीट ऊंची आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। सो डेफिनेटली ये न्यूज सर महाशिवरात्रि के दिन की है, बट यस टुडे वी हैव इन द हेडलाइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको कोलैबोरेट कर रहे हैं आज के दिन। बिल्कुल कारण यही है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटो यहाँ पे ये है कि आपकी जो भी न्यूज हो वो करंट की तो हो, साथ साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट मिस हो गए हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी एस्पेक्ट एग्जाम के लिए छूट जाए। तो बिल्कुल हमारा मोटिव यही है। इसलिए देखिए यहाँ पे बात करी गई है कि पीएम ने अनवील कर दी है 112 फीट हाई, या फिर कहें 112 फीट ऊंची किसकी? भगवान शिव की मूर्ति। तो और क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं जानेंगे, कहां पर करी है, किसके द्वारा करी है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है क्या? जरा देखेंगे क्या किया है इनॉग्रेट। आदि योगी, बिल्कुल सही, आदि योगी मतलब भगवान शिव जी की प्रतिमा को अनावरण किया है, जो कि 112 फीट की है। और क्या है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज था ये फंक्शन? ईशा फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज था। अब ये आदि योगी की अगर बात करें, पर्टिकुलर उनकी प्रतिमा की बात करें तो 500 टन की है और स्टील से बनी हुई है, और इसको बनने में लगभग लगभग 250 साल लग गए।
तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये काफी बड़ी था। अब चूंकि बात आ गई यहाँ पे तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में ही इस पर्टिकुलर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पर्टिकुलर प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई है। और वहां के सीएम कौन है? ई पलानी स्वामी, जो कि AIADMK या फिर कहें ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र काजगम जो आपकी पार्टी है उसके क्या हो गए हैं? उसके प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और रिसेंटली क्या है? न्यूली चीफ मिनिस्टर है। तो ये भी आपको डिटेल पता चल गए हैं तमिलनाडु से रिलेटेड, और इस पर्टिकुलरली जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है उससे भी सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। बिल्कुल, नेक्स्ट हेडलाइन आ गई है। India signed a memorandum of understanding to provide financial assistance to Bangladesh for the sustainable development of Sylhet. भारत ने बांग्लादेश के पूर्वोत्तर के शहर सिलहट के सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अगेन वी हैव समथिंग, कोलैबोरेशन की बात यहाँ पे आई है, MOU की बात आई है, बांग्लादेश का और इंडिया का नाम यहाँ पे आया है सिलहट के डेवलपमेंट के लिए। तो सर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड तो जो एक्टिविटीज हैं वो कैरीड आउट हों, लेकिन साथ साथ जो एनवायरमेंटल चीजें हैं उनको भी हार्मफुल ना पहुंचाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी की यूज से हो, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। क्यों? क्योंकि वो जनरली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं और साथ साथ समय के संग डिप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारा मोटिव यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि क्लीन एनर्जी को यूज करते हुए अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी के संग हमने क्या किया है? इंडिया ने बांग्लादेश के सिलहट के विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है। और क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं जानेंगे जरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऐसे में डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एक MOU भी साइन हुआ है। किनके बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। अब देखिए सिलहट के संग हुआ है 240 मिलियन टाका का, मतलब देखिए इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पैसा प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को सिलहट के विकास के लिए या फिर क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 240 मिलियन टाका। टाका इसलिए क्योंकि वहां की करेंसी है टाका। इसी के साथ राजशाही भी एक सिटी है जिसके लिए 210 मिलियन टाका का भी उसने ग्रांट किया है। क्या आपका यही? और अगर खुलना सिटी की बात करी जाए, ये ऑन गोइंग है, मतलब इसको रिसेंटली बात चल रही है, आने वाले समय में इस पे भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि खुलना सिटी के लिए भी 120 मिलियन टाका का प्रावधान किया गया है, जिसको आने वाले समय में भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब चूंकि बात हो गई यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहां के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। करेंसी की बात करेंगे दैट इज टाका, और पीएम है शेख हसीना। तो बांग्लादेश की बात हो गई, और जितने भी MOU साइन हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो भी सभी आपके सामने हैं। डू जॉट डाउन स्टूडेंट्स। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Eminent Hindi critic, author, and renowned scholar Dr. Namwar Singh has been selected for the Fellowship of Sahitya Akademi. हिंदी के प्रख्यात आलोचक, लेखक और विद्वान डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का फेलोशिप चुना गया। नाउ दिस इज समथिंग, कहीं ना कहीं लिटरेचर से जुड़ी हुई बात यहाँ पे आ रही है। नामवर सिंह जी का नाम यहाँ पे आया है, और इससे इंपॉर्टेंट हम क्या जानते हैं? देखिए ऑनर की बात हो रही है, ये न्यूज रिलेटेड है, अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड, तो भले ही इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी जैसा कि जानते हैं साहित्य मतलब लिटरेचर, तो लिटरेचर से रिलेटेड ये न्यूज है और अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड न्यूज है। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जरा जानेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आ रहा है क्या चीज? देखिए सबसे पहली चीज आ गई है आपकी फेलोशिप ऑफ साहित्य अवार्ड। किससे दिया गया इस बार फेलोशिप ऑफ साहित्य अवार्ड? नामवर सिंह जी को दिया गया। बिल्कुल सही, नामवर सिंह जी को मिला है। ये किस फील्ड से रिलेटेड? लिटरेचर फील्ड से रिलेटेड फेलोशिप साहित्य अवार्ड दिया जाता है इनको। पर्टिकुलर नामवर सिंह जी की बात करी जाए तो इनको किस फील्ड से रिलेटेड मिला है? हिंदी से रिलेटेड मिला है, मतलब हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड मिला है। किसके द्वारा दिया गया है भाई? साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी जी के द्वारा दिया गया। अब चूंकि साहित्य अकादमी की बात हो गई है तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954, और इसके प्रेसिडेंट की बात करें दैट इज डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य दिया गया, तो साहित्य अकादमी के भी सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। किसको इस बार मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है वो भी आपके सामने है, तो सारे डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Trade Facilitation Agreement (TFA) in goods of World Trade Organization (WTO) came into effect with its ratification by 2/3 member of WTO including India. विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा वस्तुओं के संदर्भ में व्यापार सुविधा समझौता
TFA भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के 2/3 सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि के साथ प्रभाव में आया। नाउ दिस इज समथिंग, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज का पूरा जो सेशन है अग्रीमेंट्स एमओयूज पे ही बेस्ड है। तो एक और ये एग्रीमेंट निकल के आया है, ट्रेड फैसिलिटेशन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? देखिए इम्पैक्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसने रेटिफाई कर दिया क्या, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। देखिए नाम ही में हर चीज छुपी होती है। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के मतलब क्या होता है कि आगे और बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। अब ये क्या चीज है जरा देखिए, इसको जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहला आ जाता है क्या, कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात हो रही है। अब ये क्या है कि कौन लॉन्च किया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 2/3 मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने क्या कर दिया है, इसको रेटिफाई कर दिया। रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि सभी लोग मंजूरी प्रावधान कर दिया गया है। अब इसका एम क्या है, टू सिंप्लीफाई कस्टम रेगुलेशंस, मतलब जो कस्टम रेगुलेशंस होते हैं एक देश से दूसरे देश में चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, उनको सिंप्लीफाई करना, आसान करना, जिससे कि ट्रेड को और एनहांस किया जा सके। और क्या जान सकते हैं कि देखिए पहला फर्स्ट एवर मल्टीलेटरल अकॉर्ड है। अभी तक मतलब इस तरह का कोई अकॉर्ड WTO में नहीं हुआ था, इसलिए WTO का ये क्या हो गया, पहला मल्टीलेटरल अकॉर्ड हो गया। अब चूंकि बात आ गई WTO की, तो WTO की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड, और उसके लीडर हैं रॉबर्टो एजिवेडो। तो उसके लीडर हैं रॉबर्टो एजिवेडो। अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि इसका एम तो है टू सिंप्लीफाई कस्टम रेगुलेशन, साथ साथ लोअरिंग या फिर कहें लोअरिंग इंपोर्ट टैरिफ्स, और साथ साथ एबॉलिश हार्ड इंपोर्ट कोटास। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड को आसान बनाने के लिए क्या क्या करना है, कि कस्टम रेगुलेशन को आसान करना है, इंपोर्ट के जो टैरिफ है उनको काफी कम कर देना है, और हार्ड जो इंपोर्ट कोटास होते हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, उनको खत्म कर देना है, जिससे कि एक देश से दूसरे देश में जो भी ट्रेड हो सके वो जितना आसानी से आसानी तरीके से हो सके। तो बिल्कुल वही बात है, WTO का नाम भी आ गया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का नाम भी आ गया, और इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट भी आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट डू जॉट डाउन। बिल्कुल, तो ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोस्पेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Central Board of Excise and Customs CBEC has launched a mobile application for goods and service tax GST to inform the taxpayers of the latest updates on GST. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC ने वस्तु एवं सेवा कर GST के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिससे करदाताओं को GST पर ताजा अपडेट से सूचित किया जा सकेगा। तो इस तरीके की न्यूज अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो सर किस तरीके से ये इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि यस GST कहीं ना कहीं अभी हेडलाइंस में बना भी हुआ है, और हम बात करेंगे तो डिजिटलाइजेशन में एक ये नया स्टेप और हमारे सामने निकल के आया है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई चीज टैक्स पे कर रहे हैं, या जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, या जो भी हम पर टैक्स लग रहे हैं, उसके प्रॉपर नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो उसी के लिए देखिए क्या किया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम ने लॉन्च कर दिया है GST एप्लीकेशन। और क्या डिटेल्स हो सकते हैं, जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरा देखिए, सबसे पहले क्या आ जाता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है GST मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, तो GST मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च कर दिया है, देखेंगे कैबिनेट सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम CBEC ने कर दिया है। अब किस प्रोग्राम के अंतर्गत किया है, अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। अब चूंकि यहाँ पे बात हो गई CBEC की, तो CBEC के चेयरमैन भी लिख लीजिए, जिनका नाम है नजीब शाह। तो नजीब शाह इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। और क्या जान सकते हैं इससे, जरा देखेंगे। इससे ज्यादा बात यहाँ पे आती है कि GST की जब भी बात होती है तो उससे रिलेटेड कमेटी का नाम भी आता है, और उस कमेटी का नाम क्या है, एम्पावरिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके हेड कौन है, अमित मित्रा है। और चूंकि बात हो गई है GST की, तो GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब CBEC का भी फुल फॉर्म पता चल गया है। GST मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है इसने, किसके अंदर दिया है ये भी आपको पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो CBEC है, जिसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, इसका नाम होने वाला है चेंज। उसका हो जाएगा नाम सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिएगा आने वाले समय में ये भी प्रावधान की बात करी जा रही है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाए, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स के लिए तो सभी जानते हैं CBDT है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। तो सारी डिटेल्स आपके सामने है, आने वाली क्या न्यूज हो सकती है वो भी चीजें आपके पता है, तो सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
अगली हेडलाइन की अगर हम बात करें तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड द एनहांसमेंट ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम 20,000 मेगावाट to 40,000 megawatt of the scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा और विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को 20,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. Now this is something, यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें तो एक हमारे पास अप्रूवल यहाँ निकल के आया है. स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा. देखिए मैम, बिल्कुल ये बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग मूव, हमारा इनिशिएटिव दिखा रहा है कि कैसे कैसे हमें मूव करना है क्लीन एनर्जी की ओर, और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना है. और हमारा टारगेट भी है कि 2022 तक हमें जो गीगावाट्स में, मतलब कितने मल्टीपल गीगावाट्स में जनरेट करनी इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे कर पाएंगे जब तक हमारी एनहांसमेंट नहीं होगी, किसमें, आपकी प्रोडक्शन में. तो वही उसी से रिलेटेड आपका इनिशिएटिव है कि देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कैपेसिटी एनहांसमेंट को अप्रूवल दे दिया है. कितना, 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट करने को बोल दिया है, मतलब जस्ट डबल करने के लिए कर दिया. और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू. तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करिए, सबसे पहले बात आ रही कैपेसिटी एनहांसमेंट. कैपेसिटी एनहांसमेंट की अप्रूवल दे दिया है किसने, CCEA ने. तो बिल्कुल कैपेसिटी एनहांसमेंट का अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जो कि क्या है, वर्तमान में 20,000 मेगावाट है. उसको बढ़ाकर कितने करने के लिए कह दिया गया है, आपका 40,000 मेगावाट कर दिया है. बिल्कुल सही, जस्ट डबल कर दिया है. और उसका कब तक टारगेट को अचीव करना है हमें, 2019 से 20 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे. जब भी 2 ईयर साथ लिखे हो कि 1920 या XYZ कुछ भी, तो समझ जाइए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है. अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है तो कितना फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट हुआ है, तो CCEA के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट 8100 करोड़ का ग्रांट हुआ है. क्लीन उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब ऐसा होगा तो हम लोग लगभग 64 बिलियन यूनिट्स को क्लीन एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे. और सोचिए, जब इतनी एनर्जी जनरेट होगी, वो भी क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज से, तो इसका जस्ट अपोजिट सोचिए कि कितनी मात्रा में हमने जो क्लीन एनर्जी नहीं है, या फिर कहें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो एनर्जी डेवलप होती है, उसके कारण जो आपका पॉल्यूशन होता है, वो कितना हार्मफुल क्रिएट करता है या फिर हार्म क्रिएट करता है, उसको हम अवॉइड कर पाएंगे और 64 बिलियन यूनिट्स क्लीन एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे. अब चूंकि आप बात हुई यहाँ पे कैपेसिटी एनहांसमेंट की, तो कोई ना कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर जरूर होता है जो उसको देखता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन है, आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया, या फिर इन शॉर्ट कहें SECI, SECI. तो SECI का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया कौन है एडमिनिस्ट्रेटर. कैपेसिटी एनहांसमेंट की बात हो गई, कितने से कितने बढ़ाने की बात हो रही है, कब तक अचीव करना है वो भी पता चल गया, किसके द्वारा अप्रूवल है वो भी सारी चीजें आपके सामने हैं. तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई भी एस्पेक्ट आपका इस न्यूज से रिलेटेड बचा है. चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन. South African AB de Villiers passed the 9,000 run milestone in one-day internationals in the third ODI against New Zealand in Wellington. De Villiers is the 18th player and second South African behind Jack Collis to reach the 9,000 mark. दक्षिण अफ्रीका के AB de Villiers ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान 9,000 रन पूरे किए. De Villiers जैक कॉलिस के बाद दक्षिण अफ्रीका के दूसरे और दुनिया के 18वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9,000 वनडे रन पूरे किए हैं. तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है. AB de Villiers अगेन द नेम, क्योंकि कहीं ना कहीं AB de Villiers क्रिकेट में तो ही एक जाना माना नाम है. एक बहुत बोले जाए तो बैट्समैन के नाम पे जब भी ये नाम आता है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टफुल हो जाता है क्रिकेट वर्ल्ड में. और इससे हम क्या जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग बात हो रही है, रिकॉर्ड बन गया है एक और AB de Villiers की बात हो रही है. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 9,000 को रन पूरा करने वाले अगर साउथ अफ्रीकन की बात करी जाए, तो रिसेंटली इन्होंने 9,000 रन के स्कोर को पूरा किया और बन गए हैं सेकंड क्या आपके साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर. पहले कौन थे आपके, जैक कॉलिस थे. और क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं जरा जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से थ्रू. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहली चीज आ जाती है क्या, कि फास्टेस्ट 9,000 रन. बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने बात बताई थी कि 9,000 रन तो पूरे किए ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी किसने किए हैं, AB de Villiers. तो बिल्कुल सही, AB de Villiers जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये सेकंड साउथ अफ्रीकन है जिन्होंने 9,000 रन को पूरे किए हैं. पहले कौन थे, जैक कॉलिस थे. लेकिन अगर जब बात आएगी फास्टेस्ट 9,000 रन कंप्लीट करने की, तो आपके पास आंसर होना चाहिए AB de Villiers. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, जब बात आएगी फास्टेस्ट 9,000 रन कंप्लीट करने के लिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम आना चाहिए, उसका नाम होगा AB de Villiers. और जब बात आ रही है 9,000 रन पूरी करने वाले सेकंड साउथ अफ्रीकन कौन है, तब नाम आएगा AB de Villiers. अदरवाइज फर्स्ट नंबर पे कौन है, जैक कॉलिस है. और क्या डिटेल्स जरा जानेंगे, किस पर्टिकुलर सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, वन डे इंटरनेशनल या फिर इन शॉर्ट कहें ODI की बात हो रही है. अब चूंकि यहाँ पे बात आ गई साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, जिसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा जाता है, ब्लूमफाउंटेन जो कि आपके जुडिशियल है, और केप टाउन जो कि उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है. अब क्योंकि प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट का नाम है जेकब जुमा और करेंसी है रैंड.
तो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड भी फैक्ट्स आपके सामने हैं, किस किसने अभी न्यूजीलैंड आपका कीर्तिमान या फिर रिकॉर्ड बनाए वो भी आपके सामने है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी सारी चीजें आपको बता रखी हैं, प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बढ़ेंगे इसी के साथ अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखेंगे इन पर्टिकुलर हेडलाइन से क्या क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस को हम फ्रेम आउट कर सकते हैं और कैसे फिर उनके आंसर्स आगे लुक आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following have signed a USD 375 million pact with India for loans and grants to develop 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? निम्नलिखित में से किसने भारत में 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 37.5 करोड़ डॉलर के ऋण एवं अनुदान को लेकर समझौता किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक या तो फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ऑल द ऑप्शंस आर हियर और डेफिनेटली आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट बिल्कुल मैम, आंसर। बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल। A deal of what amount has been cleared by the Indian government for jointly developing with Israel a medium-range surface-to-air missile that is the MRSAM for the army? भारत सरकार ने सेना के लिए इजराइल के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल MRSAM को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए कितनी धनराशि के सौदे को हरी झंडी दिखाई है? 15,000 crore, 17,000 crore, 19,000 crore, 21,000 crore या 23,000 crore. So definitely yes, answer would be option number 2, 17,000 crore. Exactly, 17,000 crore is the right answer. चलिए बढ़ते इसी के साथ to the next question. Who among the following has been awarded with the first Dr. Satyapal Memorial Award for his outstanding contribution to India-UK ties? निम्नलिखित में से किसको भारत ब्रिटेन संबंधों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पहले डॉक्टर सत्यपाल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वीरेंद्र कुमार, पी जयरमन, वीरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र वर्मा या शिवाजी बनर्जी. So definitely answer is option number 3, वीरेंद्र शर्मा. Exactly, वीरेंद्र शर्मा is the right answer. चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ to the next question. Where did Prime Minister Narendra Modi unveil 112 feet high statue of Adi Yogi or Lord Shiva on the occasion of महाशिवरात्रि? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर कहां पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फीट ऊंची आबक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? लखनऊ, सूरत, गांधीनगर, कोयम्बटूर, अर्नाकुलम. So definitely the city is from Tamil Nadu. कोयम्बटूर, that is option number 4. बिल्कुल सही, कोयम्बटूर is the right answer. चलिए तो let's proceed to the next question. With which country India has signed a memorandum of understanding to provide financial assistance for the sustainable development of Sylhet? किस देश के साथ भारत ने सिलहट के सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड दैट इज बांग्लादेश. बिल्कुल सही, बांग्लादेश इज द राइट आंसर. चलिए तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, who has been selected for the fellowship of साहित्य अकादमी? हाल ही में साहित्य अकादमी के फेलोशिप के लिए किसका चयन किया गया है? नामवर सिंह, वीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र वर्मा, पी जयरमन या तो फिर वीरेंद्र शर्मा. सो अगेन वी हैव ऑप्शंस कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो मिक्सअप है. आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 नामवर सिंह. बिल्कुल सही, नामवर सिंह इज द राइट आंसर. चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does TFA stands for? TFA किसके क्या संदर्भित करता जरा जानेंगे? ट्रेड फैसिलिटी अग्रीमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, ट्रेड फाइनेंस अग्रीमेंट, ट्रेड फिस्कल अग्रीमेंट या तो फिर ट्रेड फोरम अथॉरिटी. एंड डेफिनेटली इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जिसको रिसेंटली WTA ने अप्रूवल या फिर रेटिफाई कर दिया है. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the chairman of CBEC? CBEC के अध्यक्ष कौन है जरा जानेंगे? राम तीरथ, बीके बंसल, नाजिब शाह, नीरज शाह या के शर्मा. सो डेफिनेटली अनडाउटेडली वी हैव द आंसर. चेयरमैन ऑफ CBEC दैट इज नाजिब शाह, ऑप्शन नंबर 3. बिल्कुल सही, नजीब शाह इज द राइट आंसर. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA is headed by whom? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में है? अरविंद पनागड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी या तो फिर प्रणब मुखर्जी. तो देखने लायक बात होगी CCEA की अध्यक्षता किसके पास है, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स
माना जाता है, कहा तो जाता है। बिल्कुल देखिए सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आंसर ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र बिल्कुल मोदी। सही, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके आंसर के साथ बढ़ रहे हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। What is the name of the first South African player who reached the 9,000 mark? 9,000 रनों तक पहुंचने वाले पहले दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी का क्या नाम है? एबीडी विलियर्स, फाफ डू प्लेसिस, हाशिम आमला, डेविड मिलर या जैक कॉलिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर की, सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 जैक कॉलिस। Exactly, Jack Collis is the right answer. चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। All the headlines detailings have been discussed in the session. Do not forget to click on like button before getting offline. And yes, do comment and tell us if you want any requirements, and if you demand anything from our side, do tell us in the comment box. Keep on sharing our video links so that maximum candidates, viewers, aspirants and your friends can get benefited by each and every session. Subscription if left, do subscribe our YouTube channel. एमसीए के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, योर सक्सेस इज Our success. थैंक यू सो मच।